जरा सोचिए क्या विडंबना है। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी ने इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था तो रूस ने इसे बचाया था और आजाद किया था, और आज वही काम रूस कर रहा है जो तब जर्मनी ने किया था। लेकिन यूक्रेन की रेजिस्टेंस को कोई भी कम करके नहीं आ सकता। इस वक्त ज़ेलेंस्की के बाद अगर रूस के खिलाफ कोई सबसे वोकल है तो वो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आज दिल्ली में पीएम मोदी के साथ मीटिंग करते हैं। इस मुलाकात में दूसरे इश्यूज के अलावा रूस यूक्रेन वॉर को लेकर जमकर चर्चा होती है, लेकिन इस सब के बीच बोरिस जॉनसन ने रूस को लेकर, पुतिन को लेकर कई बयान दिए हैं, अजीबोगरीब बयान दिए हैं। जॉनसन ने पुतिन की तुलना कंपैरिजन क्रोकोडाइल से कर दी, यानी कातिल, क्रिमिनल, वॉर क्रिमिनल, कसाई, नरसंहार के आरोपी से लेकर अब बात क्रोकोडाइल तक आ गई है। गुरुवार को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन में पीस नेगोशिएशंस को लेकर बड़ा बयान दिया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि जब मगरमच्छ ने अपने जबड़े में आपका पैर दबाया हो तो फिर आप उसके साथ बातचीत कैसे कर सकते हैं। बोरिस जॉनसन यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कह दिया कि पुतिन की स्ट्रैटेजी पूरे के पूरे यूक्रेन को निगलने की है ताकि वो फिर अपनी शर्तों पर यूक्रेन के साथ नेगोशिएट कर सकें। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस ने नए सिरे से डोनबास में ऑफेंसिव स्ट्राइक को अंजाम दिया। और हमें नहीं भूलना चाहिए, जब सीज फायर की बातचीत चल रही थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, तब यही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मुझे डर है कि अमेरिका और बाकी कंट्रीज कहीं सीज फायर को जल्दी से अमली जामा ना पहना दे। डोनबास में एक के बाद एक कई पॉइंट्स पर रूसी सेना नजर आने लगी, और तो और अब एक बार फिर खार्किव में भी वॉरफेयर स्ट्रैटेजी के तहत रूसी सेना गोलीबारी कर रही है। इसका मतलब यह है कि पुतिन ने ईस्टर्न और साउथ यूक्रेन और साउथ ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ एक बार फिर हमले तेज कर दिए हैं, और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल मारियोपोल है, जहां पर पुतिन ने रूसी सेना के कब्जे का ऐलान कर दिया है। सवाल है कि पुतिन ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा कर लिया है, लेकिन यह कब्जा कब तक कायम रहेगा, क्योंकि एक नए चैनल के जरिए रूस की सेना के खिलाफ अमेरिका यूक्रेन को मजबूत कर रहा है। यूक्रेन को हाईटेक ड्रोन समेत दूसरे आर्म सप्लाई किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। यूक्रेन की हथियारों की सप्लाई लाइंस को जारी रखने का मतलब है कि वॉर लंबा खिंचेगा। और इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पेंटागन ने कल ही डिफेंस सप्लायर्स के साथ एक मीटिंग की है और उसने पूरे के पूरे रूल्स को फिर से चेंज करने की बात की है, जिससे कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट तेजी से हो, जिससे कि तेजी से इक्विपमेंट्स बने, वॉर मशीन्स बने, इनकी सप्लाई हो। डोनबास में एक बार फिर रूसी सेना और यूक्रेन सेना का भीषण टकराव तय है। वैसे जहां तक मगरमच्छ वाले पर्सपेक्टिव की बात है तो इसका इशारा चीन ताइवान टकराव की तरफ जाता है, क्योंकि चीन भी ताइवान को निगलने की तैयारी कर रहा है, रोजाना ताइवान को डराने के लिए वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। और इसमें सोचिए आप कितना बड़ा सवाल है, क्योंकि ताइवान की जो फोर्सेस है उसकी संख्या है 80,000 के आसपास। यूक्रेन की थी 2.5 से 3 लाख एक्टिव फोर्सेस, और चीन की जो एक्टिव फोर्सेस है उनकी संख्या है करीब 1 मिलियन। कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस डोनबास पर है, मारियोपोल पर है। रूस की सेना की स्ट्रैटेजी को लेकर वेस्टर्न मीडिया अलग अलग दावे कर रहा है, लेकिन बोरिस जॉनसन के क्रोकोडाइल वाले बयान से इतना साफ है कि इस वक्त रूस को ईस्टर्न यूक्रेन में एडवांटेज है। लेकिन यह कब तक रहेगा, यूक्रेन इसके लिए क्या प्लान बना रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। और इसको समझने से पहले सोचें कि कीव के मेयर, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेनियंस जो हैं वो किसी भी हथियार, किसी भी मिलिट्री सप्लाई से ज्यादा घातक और ताकतवर है, यानी ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेगी।
ये रिपोर्ट देखें। मारियोपोल के बाद पुतिन का प्लान क्या है? डोनबास की जंग कब तक चलेगी? कौन जीतेगा? खेरसौन के बाद खार्किव के लिए कितने रूसी सैनिक पहुंचे? अगर यूक्रेन के नक्शे पर गौर करेंगे तो क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा कि बोरिस जॉनसन ने गलत नहीं कहा। यह बात तो बिल्कुल सही है कि पुतिन ने अब यूक्रेन को नीचे से जकड़ना शुरू कर दिया है। एक तरह से कहें तो यूक्रेन के पांव को मगरमच्छ की तरह दबोच लिया। इससे यूक्रेन हिल नहीं पाएगा, यानी यूक्रेन कहीं ना कहीं अपनी जमीन खोता हुआ दिखाई दे रहा है। और आसान भाषा में समझे तो पुतिन ने डोनबास में जवानों की भारी तैनाती कर दी। 76,000 से ज्यादा रूसी सैनिक डोनबास में मौजूद हैं। खार्किव वाले रूट से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रूसी कमांड का दावा है कि राउंड 2 में डोनबास के साथ पूरा साउथ यूक्रेन भी लेंगे। वैसे पश्चिमी देश अब इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि पुतिन यूक्रेन में रुकने वाले नहीं हैं, वो आगे बढ़ेंगे। इस लिहाज से उनकी तैयारी भी है, लेकिन सवाल है कि क्या वो यूरोप की तरफ जाएंगे, बाल्टिक देशों का रुख करेंगे, पोलैंड के साथ सीधी अदावत होगी या फिर कोई और मुल्क निशाने पर होगा। इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, क्योंकि अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि साउथ यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद रूस की अधूरी हसरत पूरी हो जाएगी। क्रीमिया और डोनबास के बीच बहुत बड़ा लैंड कॉरिडोर बन जाएगा। जो काम 2014 में नहीं हो सका, उसे रूस इस बार पूरा करना चाहता है। लेकिन अगर पश्चिमी मुल्कों की थ्योरी पर गौर करें तो रूस मगरमच्छ की ही तरह यूक्रेन के आसपास की जमीन को भी निगलने की तैयारी कर चुका है। पुतिन का प्लान रेडी है। एक बार क्रीमिया से लैंड रूट बन गया तो फिर रूस का अगला टारगेट मोल्डोवा हो सकता है। मोल्डोवा में जाने का एक बड़ा गेटवे मिल जाएगा। साउथ यूक्रेन में कंट्रोल का मतलब ट्रांसनिस्त्रिया तक पहुंचने का दूसरा रास्ता। ट्रांसनिस्त्रिया में रूस के करीब 2000 से 3000 सैनिक मौजूद हैं। 1992 से रूस का इस इलाके पर कब्जा है। वैसे रूस के डिप्टी मिलिट्री कमांडर सिर्फ यही नहीं रुके। उनका कहना था कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज रूस की हार नहीं है, बल्कि वो तो दुश्मन की सेना को कमजोर करने का तरीका था। वैसे रूस जितना चाहे पहले फेज के ऑपरेशन के बारे में अलग अलग बात कहे, लेकिन उसे ये तो मानना होगा कि ज़ेलेंस्की के जवानों ने उनके हौसले के सामने रूस की सेना की सारी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह गई, फेल हो गई। कीव चेरनिहिव से उसे उल्टे पांव भागना पड़ा। और जहां तक हथियारों की बात है तो फिर अब अमेरिका समेत पूरा यूरोप और दूसरे मुल्क ज़ेलेंस्की की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। रूस के खिलाफ जंग में खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।